नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। माता जी का आशीर्वाद आप पर हम पर हमेशा बना रहा है और माता जी से यही कामना करते हैं कि आगे भी आशीर्वाद बना रहे, सभी को सफल करें। आज हम शुरू कर रहे हैं अग्निवीर, जो आर्मी का एग्जाम सामने आ रहा है, उससे संबंधित मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, गणित के क्वेश्चन करेंगे हम। और जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस के पर्सन भी आपको मिलेंगे, जीके का भी शुरू करने जा रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहे, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से अपने दोस्तों को ये शेयर भी कर देना वीडियो, और ताकि सभी को फायदा मिल सके। आज हम शुरू करें, देखो आर्मी के जो मैथ्स के क्वेश्चन है, इसमें हमारे सभी टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उस टॉपिक के क्वेश्चन के साथ इसकी व्याख्या भी करेंगे। एक टॉपिक नहीं ले रहे हम, सारा सिलेबस के एक एक दो क्वेश्चन सभी के आएंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस होती रहे। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है, एक प्लेटफार्म 130 मीटर लंबा है, ठीक है। ए रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 70 मीटर है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करेगी। देखो प्रश्न अपना ये है कि एक प्लेटफार्म जिसकी लंबाई 130 मीटर, ठीक है, ए रेलगाड़ी उसकी लंबाई है 70 मीटर, वो प्लेटफार्म को पार कर रही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि कोई भी रेलगाड़ी है, जैसे ये प्लेटफार्म मान लिया पहले हमने, ये प्लेटफार्म है, इसकी लंबाई दे रखी है हमें 130 मीटर, ठीक है, मीटर में ही है। और इसमें एक ये ट्रेन है, ये यहाँ तक प्लेटफार्म से अंदर एंट्री कर रही है प्लेटफार्म में। अब ये जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, ये इसमें अंदर जाके जब बाहर निकल जाएगी ना, तब हम कहेंगे कि पार कर गई। पार कब कर जाएगी, जैसे मान लिया ए बी एक ट्रेन है, ए और बी। अभी ए बी ट्रेन पूरी बाहर आ जाएगी, ये ए जो सिरा यहाँ आ जाएगा और ये बी वाला जो किनारा है वो यहाँ आ जाएगा, तब हम कहेंगे ट्रेन पूरी प्लेटफार्म को पार कर चुकी है। अब ट्रेन की लंबाई है 70 मीटर। अब आप देखिए कि ये ए जो पॉइंट है ना, ए यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, तो कुल दूरी कितनी हो गई है, ये हो गई 70 प्लस 130, यानी 200 मीटर की दूरी ये तय करेगा। तो ये दूरी जो होगी टोटल, ये दूरी मानेंगे हम 200 मीटर। मतलब दूरी क्या माननी है हमेशा में, रेल की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। और प्रथम अगर जैसे रेल का इंजन माने हम, स्टार्टिंग में आगे इंजन है, तो इंजन यहाँ से यहाँ आ चुका है, यानी 130 प्लस 70, कुल दूरी चल रही है 200 मीटर। तो हमें ऐसे प्रश्नों में दूरी क्या माननी है, रेल की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों को जोड़ना हमें। तो कुल दूरी अपने पास आ गई 200 मीटर। तो ये तो होगी दूरी। अब हमें चाल दे रखी है, देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने पास जो चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना क्या है, समय कितने सेकंड में, समय ज्ञात करना हमें। तो दोस्तों समय का सूत्र अपने पास है, समय बराबर दूरी बटा हुआ चाल। समय क्या अपने पास, दूरी बटे हुए चाल, मतलब दूरी में चाल का भाग लगाना है। लेकिन दोस्तों भाग लगाने से पहले इनका जो मात्रक है, इनकी यूनिट है, इकाई, वो सेम होनी चाहिए। अब हम देखें यहाँ पर दूरी तो अपने पास है मीटर में, ठीक है, और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, दोनों मात्रक अलग अलग है, तो सेम करना पड़ेगा हमें उत्तर चाहिए सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, जो किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल अपने पास है, इस चाल को बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में। चाल को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे कि ये जो अपने पास जो चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा, इस चाल को गुणा करेंगे हम 5/18 से, और ये अपना जो आएगा वो आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ये 5/18 से गुणा क्यों किया, इसका भी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, लेकिन ये याद रखना है 5/18। भूल भी जाओ तो भी बताऊंगा कैसे आता है 5/18। तो हम काट रहे दोस्तों, 18 को काट दिया 36 से 2 बार, और 5 दूनी 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए दोस्तों, आप दूरी भी मीटर में है और अपनी चाल भी मीटर सेकंड में है। अब मात्रक सेम है, अब हम सूत्र में इसका मान रख सकते हैं। तो अब देखिए आप, दूरी कितनी है अपने पास दूरी है, देखो 200 मीटर, ठीक है, दूरी रख दी हमने 200 मीटर। और चाल कितनी है अपने पास, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो चाल रख दी 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 को काट दिया 200 से, तो क्या आ गया अपने पास 20। अब ये समय आया 20। अब समय 20 घंटे लिखे, मिनट लिखे, सेकंड लिखे। तो देखिए अपना प्रश्न किस में है, प्रश्न मीटर सेकंड में, तो उत्तर किस में आ जाएगा अपना सेकंड। अपना आंसर आ जाएगा 20 सेकंड, यानी ये जो ट्रेन है इस प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाएगी। अपना आंसर आ गया 20 सेकंड। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी कहा था आपको कि ये 5/18 कहां से आया, इसको हम बात करते हैं। तो देखना एक बार आप इसके बारे में देख लेते हैं, आगे एक नया पेज लेते हैं और बता दूं आपको 5/18 है कहां से। देखिए दोस्तों, जैसे अपने पास कोई चाल है, मैंने मान लिया, देखो जैसे 18 किलोमीटर प्रति घंटा कोई चाल है, इसको बदलना है मुझे मीटर प्रति सेकंड में।
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 5/18 से गुणा क्यों करते हैं हम, ये बताना चाह रहा हूं आपको। तो एक उदाहरण लिया हमने कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा एक चाल है, इसको मीटर सेकंड में बदलना है हमें। तो देखिए दोस्तों, ये जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर ऊपर है घंटे नीचे है, इसको बदलना हमें किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। अब आप मुझे बताओ कि किलोमीटर जो है ना, इसको हम बटे में लिख लेते हैं एक बार, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब किलोमीटर को बदलना मीटर में, तो किससे गुणा करेंगे भाई, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1000 से गुणा कर दिया, यानी किलोमीटर को 1000 से गुणा करते ही मीटर में बदल जाएगा ये, ठीक है। आप समझ रहे हो। इसी प्रकार बटे में क्या हो रहा है, यहां देखो 1 घंटा है और यहां पर सेकंड है, घंटे को बदलना सेकंड में, तो क्या करेंगे हम, घंटे को गुणा करेंगे 60 से, तो मिनट हो जाएगा। इस घंटे को मैंने 60 से इंटू किया, तो घंटे को 60 से इंटू करते मिनट हो गया ये। हमें तो सेकंड चाहिए ना, तो 60 से एक बार और इंटू करेंगे हम, एक बार 60 से इंटू किया तो मिनट में बदल गया, फिर 60 से इंटू किया तो सेकंड बदल गया। तो यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हमने 1000 बटे हुए 60 इंटू 60 से इंटू किया है। अब काट दो इनको, 0 से 0 काट दिया, ठीक है, फिर 0 से 0 काट दिया, फिर 2 से काट दिया 5 बार और 2 से काट दिया 3 बार। तो देखिए दोस्तों, 18 किलोमीटर प्रति जो घंटा अपने जो चाल है, इस चाल को किससे इंटू किया हमने, 5 बटे हुए 6 × 18, इससे गुणा करना पड़ेगा हमें। तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर सेकंड बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है हमें, 5 बटे हुए 18 से। वैसे वास्तव में चीज तो ये है, लेकिन ये बार बार लिखने के बजाय हमें इसका जो शॉर्टकट काटने के बाद जो मान आया है उसको याद रखना है। तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम चाल को 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर उल्टा हो, हमें मीटर प्रति सेकंड को बदलना हो, कई बार मीटर सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड को बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा हो जाएगा। किससे गुणा करेंगे, 18/5 से, ठीक है, दोनों तरफ चलेगा ये। इसको याद रखने की ट्रिक भी है, तो ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। देखिए आप, अपने पास 2 चीज आती है, कई बार किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना होता है हमें मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, और कई बार मीटर प्रति सेकंड को बदलना होता है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, ये बदलना होता है। अभी हमने पढ़ा है कि 5/18 से गुणा करना है और 18/5 से गुणा करना है। अब जो वो 2 चीज पढ़ी थी हमने, यहां लिख लेते हैं, चलो। ये एक तो पढ़ा हमने 5/18 और एक पढ़ा हमने 18/5। अपने पास एग्जाम में सवाल आ गया जिसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड बदलना है। अब आप एग्जाम में भूल गए कि 5/18 से गुणा करें या 18/5 से गुणा करें, तो उसका याद रखने का तरीका देखो। हम क्या कर रहे हैं, किलोमीटर से जा रहे हैं मीटर में, तो देखो किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर होता है छोटा, मीटर तो छोटा सा ही होता है, किलोमीटर तो लंबा होता है। तो हम ज्यादा से जा रहे हैं कम में, देखो घंटे से जा रहे हैं सेकंड में, किलोमीटर से मीटर में, मतलब ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं हम, ज्यादा से जा रहे हैं कम की तरफ। तो इसमें जो मान कम है उसको रखेंगे ऊपर, 18 ज्यादा है, 5 कम है, कम की ओर जा रहे हैं तो कम को ऊपर रखना हमें, यानी 5/18 से गुणा करना है, ठीक है। इसी प्रकार हम मीटर प्रति सेकंड से जा रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, कम से जा रहे हैं ज्यादा की ओर, तो किससे गुणा करेंगे हम, 18/5 से। 18 ऊपर रखना है, जो मान ज्यादा है उसको ऊपर रखेंगे, 18 ज्यादा है तो इससे गुणा कर दिया। तो ये बता रहा हूँ कि ताकि भूलो नहीं आप एग्जाम में। जैसे कोई आ गया क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पर्सन आ गया अपने पास, यहाँ बात कर लेते हैं, अपने पास आ गया, देखो ये 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब बदलने के लिए आपको ये तो याद है कि 5/18 है, यहाँ 18/5 है। अब भूल गए किससे गुणा करें, तो देख लो आप, हम मीटर से आ रहे हैं किलोमीटर में, कम से ज्यादा की ओर चल रहे हैं, तो ज्यादा ऊपर रखना हमें, 18 ऊपर रखना है, इसको गुणा कर लेंगे 20 को, बस 20 × 18/5, ठीक है। 5 से काट दिया इसको 4 बार, 18 चौक 72, तो ये हो गया अपना, सॉरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस पर का ध्यान रखना है, ठीक दोस्तों। ये अपना चाल का सब क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, अपना अगला जो क्वेश्चन है, देखिए आप, अगला क्वेश्चन पढ़िए। पहले हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, प्रश्न को पढ़ते अपने समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रश्न किस टॉपिक से संबंधित है, टॉपिक हमने क्लियर होना चाहिए। अब जैसे पहले रेलगाड़ी का नाम आया तो समझ गए चाल समय दूरी का टॉपिक है। अभी अपने पास सामने आया प्रश्न, एक वर्ताकार मैदान जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है, इस मैदान में 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करवाने का खर्चा कितना होगा।
अब देखो टॉपिक हमें पढ़ते समझ में आ रहा है प्रश्न कि किस टॉपिक का है। तो ये है देखो वर्ताकार मैदान जिसकी त्रिज्या दे रखी है और खर्चा ज्ञात करना है, मतलब ये टॉपिक क्षेत्रफल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में एक और बात कर लेते हैं कि ये जो कर रहा है समतल कर रहा है, तो समतल कर रहा है तो इसमें क्या ज्ञात करें हम, इसकी परिधि ज्ञात करें या क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके लिए देखो एक थोड़ी बात कर लेते हैं एक बार। देखो वर्त जो होता है ना, वर्ताकार बात करें हम, एक वर्त लिया पहले मैंने, ये वर्त लिया एक, ठीक है, ये वर्त लिया। इस वर्त की बात करें हम तो वर्त में देखो ये तो हो गया अपने बीच में केंद्र, ठीक है, यहां तो केंद्र हो जाएगा और यहां से यहां तक ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, जिसको हम बोलते हैं रेडियस आर, ये त्रिज्या हो गई। अब व्रत में क्या होता है कि जैसे कि वर्ताकार खेत मान लिया हमने, इस खेत के अगर चारों ओर हमें बाढ़ करनी है या चारों ओर दीवार करनी है, तो जो चारों ओर जो काम करें ना वो कहलाती है परिधि, उसको क्या बोलेंगे हम, परिधि। अगर आपको बोल दे कि इसके चारों ओर दीवार करनी है, ये चारों ओर तारबंदी करनी है, तो उस तार की लंबाई ज्ञात करो। तो तार की लंबाई निकालनी है मतलब हमें परिधि ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर हमें ऐसा बोल देवे इस वर्ताकार जो खेत है, इस खेत में भर्ती करवानी है हमें, इसको पूरे को पूरे क्या करना है, भर्ती करवानी है, भर्ती, या इसको समतल करना है, तो अंदर से जो भर रहे हैं ना तो उसका कहलाएगा क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा ये, क्षेत्रफल। ठीक दोस्तों, इसको हम बोलेंगे क्षेत्रफल। अंदर से भर रहे हैं तो क्षेत्रफल और बाहर बाहर की लंबाई कहलाएगी परिधि। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और अपनी परिधि इसका सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर। हमें प्रश्न पढ़ के ये समझना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, सिर्फ बाहर बाहर की बात कर रहा है तो मतलब परिधि, अंदर से भर रहा है तो मतलब क्षेत्रफल। अभी अपना जो क्वेश्चन था उसको वापस चलते हैं उधर। ये क्वेश्चन था, इसमें क्या कर रहा है भाई, ये वर्ताकार मैदान है, ठीक है, ये मैंने वर्त बना दिया, एक वर्त लिया हमने, ये वर्त लिया भाई है ना, ये वर्त लिया एक मिनट दोस्तों, ये वर्त लिया मैंने एक। अब इस वर्त यहाँ लिख लेते हैं ना, ये वर्त यहाँ ले लिया हमने ताकि इधर क्वेश्चन कर लेंगे, इधर चलता रहेगा अपना। ये वर्त लिया है, इस वर्ताकार मैदान जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 14 मीटर, इसकी त्रिज्या आ गई भाई 14, ये केंद्र मान लिया, इसकी त्रिज्या आ गई 14 मीटर। 14 मीटर का एक वृत्त है अपने पास। अब ये प्रश्न कह रहा है इस मैदान में 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल। अब इसको समतल करना है, तो समतल तो अंदर से करेंगे, पूरा अंदर से कर रहे हैं समतल, तो मतलब क्या ज्ञात करना हमें, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर कितनी है हमारे पास, 14, त्रिज्या 14 है, तो मान रख दिया। पाई का मान आप जानते हो 22/7, आर का मान 14 है, स्क्वायर है, 2 बार लिख दो, 14 × 14, 7 से 14 को काट दिया हमने, 2 बार गुणा कर लिया। देखो 22 को 2 से इंटू किया 44, 44 को फिर 14 से इंटू कर लिया, 14 चौक 56, ठीक है, हासिल के 5, 14 चौक 56 और 5 कितने हो गए 61, 616। अब देखो सवाल किस में, ये मीटर में, तो 616 वर्ग मीटर आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बोल दो या वर्ग मीटर बोल दो, एक ही बात है। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो है 616 वर्ग मीटर। अब इसमें समतल करवाना है तो इसका खर्चा दे रखा है हमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर का 5 रुपए है, तो पूरे का कितना है, तो गुणा कर दो। तो 616 को गुणा किया हमने 5 से, 5 गुणा कर दो भाई, 5 संग 30, हासिल के 3, 5 कम 5 और 3 8, ठीक है, फिर 5 संग 30, तो 3080 रुपए, ये तो आया इसका क्षेत्रफल। अब खर्चा निकालना तो 5 से गुणा कर दिया, तो 3080 रुपये अपना ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगर बाहर बाहर की बात करें तो परिधि, अंदर से भरा हुआ तो मतलब क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अपना अगला क्वेश्चन है, देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देखो एक टॉपिक हम शायद आगे जाके पढ़ेंगे, टॉपिक जब टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे तो देखेंगे। बाकी अपने कोचिंग पे चल ही रहा, कोचिंग पे क्या हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, और अभी हम पूरे अपने टेस्ट पेपर के हिसाब से ले लिया। तो जब हम संख्या पद्धति टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या, अप्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, सब डिटेल पढ़ेंगे। अपना अब जो क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। जो प्राकृत संख्या होती क्या है, कुछ संख्या होती है, जैसे एक होती है प्राकृत संख्या, प्राकृत, एक होती है पूर्ण संख्या, एक होती है पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक, ये कुछ संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या जो होती है ना वो शुरू होती है हमेशा 1 से, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 ऐसे, इनका कोई अंत नहीं है, ये चलती है अनंत तक। लेकिन शुरुआत कहां से होगी, 1 से, 1 से लेकर अनंत तक। अब आप बताओ शुरुआत 1 से हुई ना, तो सबसे छोटी 1 ही है। प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी अपनी, 1 से स्टार्ट हुई, सबसे छोटी 1 ही है। बड़ी का अंत ही नहीं है, वो अनंत है, लेकिन सबसे छोटी अपने क्या होगी 1।
पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 ये चलती रहेगी अनंत तक। ये हो गई अपनी पूर्ण संख्या। एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक में देखो 0 भी आ गया, धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव संख्या भी आ गई, और नेगेटिव माइनस ऋणात्मक संख्या भी आ जाएगी। इसमें क्या होता है देखो भाई, 0 के इधर चलेगा 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा -1 -2 -3 ऐसे अनंत तक, माइनस अनंत तक। तो ये होती है पूर्णांक। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी आ गई और धनात्मक संख्या भी आ गई। और पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, और प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है अपने 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गई, 1। दोस्तों इस सबसे छोटी संख्या की बात आ गई तो एक थोड़ा याद आ गया, एक बार एसएससी की जीडी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या वो चीज संख्या होती है जिनमें केवल स्वयं का ही भाग जाए, खुद का ही भाग जाए, और एक का भाग तो समझ जाता ही वैसे। तो ऐसी संख्या जिस जो एक से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे मैंने लिखा है 5, तो 5 में किसका भाग जाएगा भाई, एक का तो जाएगा जाएगा, एक का समझ जाता है, और 5 में सिर्फ 5 का ही भाग जाए और किसी का नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए और एक से भाग जाए और किसी का भी भाग ना जाए, किसी से भी भाज्य नहीं है, तो मतलब वो क्या है, अभाज्य है। वो क्या कहलाएगी, अभाज्य है। तो 5 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या देखो शुरुआत कहां से होती है, अभाज्य संख्या है देखो एक जो होती है ना, एक, इसको न तो भाज्य मानते हैं और नहीं अभाज्य मानते हैं। एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। सबसे पहली जो भाज्य संख्या आएगी वो आएगी 2, अभाज्य सॉरी, सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2 के बाद आ जाएगा देखो 3, फिर अपने देखो 4 जो है ना, 4 तो 2 से भाज्य है, तो इसको अभाज्य नहीं मानेंगे हम। अगली संख्या आ गई 5, जस्ट आगे नेक्स्ट 6 तो 2 और 3 से भाज्य है, तो 6 नहीं लेंगे हम। 7 मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ, थोड़ी सी आगे फिर हम बात करेंगे। 7 के बाद देखो जैसे आ गया 11 13 ऐसे अभाज्य संख्या होती है। और 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है भाई, कुल 25 अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो वो होगी 25। ये ध्यान रखना है। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, एसएससी जीडी में जो एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप बताइए मुझे, एक तो है ही नहीं, न तो भाज्य न अभाज्य। शुरुआत कहां से हुई है भाई, 2 से। अब 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है, उसके अलावा इसमें एक विशेषता और है कि ये जो अभाज्य संख्या है ये सारी विषम है, केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है। तो कभी ऐसा पूछ ले एग्जाम में कि कौन सी संख्या ऐसी, कौन सी अभाज्य संख्या जो सम है, तो सम कौन सी आ जाएगी, 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या जाएगी, 2। एसएससी जीडी में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 आएगी, ठीक है। और 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना है, देखो ये कर लिया हमने, ये अलग है क्वेश्चन, ये नहीं किया था। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन अपना है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। प्राकृत संख्या मैंने बताई थी आपको भी, मैंने बताई थी ना, 1 2 3 4 ये चल रही है, ये प्राकृत संख्या दोस्तों। ये 1 से लेकर 10 तक का योग, ये से अनंत तक है ये, लेकिन अभी हमें 1 से लेकर 10 तक का योग पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको हम 1 से लेकर 10 तक लिख के जोड़ भी सकते हैं, योग आ जाएगा। लेकिन अभी तो 10 तक ही पूछ रहा है, एग्जाम में बोल दे कि 1 से 100 तक ज्ञात करो, 1 से 1000 तक ज्ञात करो, 1 से 500 तक ज्ञात करो, तो इसको लिख के जोड़ना अपने लिए आसान नहीं रहेगा, टाइम लगेगा उसमें। तो क्या करेंगे हम, इसका एक सूत्र अपने पास, इसमें जो अंतिम संख्या है, प्रथम तो में से एक होनी है, शुरुआत 1 से होगी, अंतिम कौन सी है अभी इस प्रश्न में, अंतिम अपने पास है 10, इसको मानेंगे हम n मान लेंगे। और प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का अपने पास एक सूत्र है, n + 1/2। ठीक है दोस्तों, n क्या माना हमने 10, जो अंतिम संख्या उसको 10 मान लेंगे हम, तो 10 रख दो यहां पर। देखिए आप 10, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसको इंटू करेंगे हम। n का मान 10 है, 10 से कितने हो गए 11/2, 2 से 10 काट दिया हमने 5 बार, और 11 को 5 से इंटू किया तो क्या आ गया अपने पास 55। तो 1 से ये प्रथम जो 10 संख्या है, 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्या, उनका योग आ गया 55। एक चीज और देख ले दोस्तों इसमें, ये आगे तो ये भी बात कर लेते हैं। अभी ये बात कर रहा है प्राकृत संख्याओं, अगर आपको ऐसे बोल दे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग स्क्वायर, ये वाला 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे संख्या तो प्राकृत है लेकिन सभी पर वर्ग लगा देवे, तो इनका योग क्या होगा। तो इसका अपने पास सूत्र, जैसे ये प्राकृत संख्या का योग है, सिंपल संख्या है,
वर्ग का पूछ ले तो सूत्र अपने पास है n+1 2n+1 बटावा 6। ठीक है, n के मानेंगे जो अंतिम संख्या जैसे 10 है तो n का मान 10 आ जाएगा, 10 10 + 1 इस प्रकार ये मान रख के हल कर देंगे। इसी प्रकार अगर आपको बोल देवे कि 1 से लेकर 10 तक घन संख्या है, घन संख्या देखो जैसे 1 का क्यूब, मैं थोड़ा पीछे हो रहा हूं, मैं नहीं दिख पाऊंगा आपको, लेकिन ये देखना 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, मतलब घन, ऐसे 10 तक पूछ ले हमें, इनका आप योग करो तो क्या सूत्र भाई, इसका भी सूत्र है वो याद रख लो, आप पूछ ले, सिंपल ही है। अगर आपको ये सूत्र याद है तो ये भी याद है, ऐसे मान लो, आप कुछ नहीं करना है, ये सूत्र सेम है, n+1/2, ये तो सूत्र है प्राकृत संख्याओं का। अब प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछ ले तो सिर्फ इसमें हमें ऊपर स्क्वायर लगाना है, केवल ऊपर क्या जाएगा घात 2, ये करना है बस। तो ये सूत्र ध्यान रखने में, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है दोस्तों, तो अपना इसमें आंसर आ चुका 55 ए। आगे चलते हैं हम, अपने पास आगे देखो अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न है समीकरण से संबंधित है। इसमें समीकरण दे रखी है हमें, ये वाले समीकरण है, x का मान है 5/7, y बराबर है 10/21, तो हमें z बराबर x + y, तो z का मान निकालना है, हमें निकालना z का मान, और z क्या भाई x और y के योग के बराबर है, तो x y को जोड़ दो, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है, दिखने में से लग रहा होगा भाई कि बहुत आसान चीज है। x का मान क्या है 5/7, तो मैंने रख दिया 5/7, प्लस करेंगे क्योंकि प्लस हो रहा दोनों का, y का मान 10/21, इनका एलसीएम ले लो लघुत्तम, तो क्या लघुत्तम आएगा इनका भाई, इनका लघुत्तम आगे देखो अपने पास 21, 7 का भाग 21 में गया 3 बार, 3 को इंटू किया 5 से तो 15, प्लस 21 का 21 में भाग गया 1 बार, तो 1 को इंटू किया 10 से तो 10 आ गया, जोड़ दिया, ये हो गया 25/21, कटे तो काट दो, वो नहीं उत्तर आ जाएगा, तो अपना उत्तर देखो ये आ रहा है, अपने ये नहीं आ रहा है, इसमें 25 21 है और ये 35 आ रहा है, तो उत्तर आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगर ये 25/21 ऑप्शन में होता तो कर देते, लेकिन ये 35 आ रहा है। ठीक है, तो अपना सही आंसर क्या आ गया 25/21, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो उत्तर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, ये करते हैं हम कंटिन्यू आगे। एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ाया जाए, दोनों को बढ़ा रहे हैं भाई। ठीक है, जो ये कह रहा हमें एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ाने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है, तो मूल भिन्न क्या है। देखो मूल भिन्न वो होती है जो मेन जो अपनी भिन्न है पहले, वो मूल भिन्न कहलाएगी। जैसे भिन्न जानते हो क्या होती है, अंश बटे हुए हर, यह कर लेते हैं, देखो ये अंश बटावा हर, ये कहलाएगी भिन्न, ये कोई मूल भिन्न है। इस भिन्न में क्या कर रहे हैं हम, अंश में 20 की वृद्धि कर दी, हर में 25 की वृद्धि कर दी, तो मान जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 3/5, वृद्धि करने के बाद ये प्राप्त हो रहा था। पहले भिन्न क्या थी, जो पहले भिन्न थी वो कहलाएगी मूल भिन्न। तो दोस्तों हमने मान लिया कि जो पहले भिन्न थी वो मान ली हमने x बटावा y। देखिए बहुत आसान है, हमने मान ली पहले भिन्न x बटावा y, ये अपनी मूल भिन्न है, इसका मान ज्ञात करना हमें। अब ये कह रहा है अंश में 20% की वृद्धि कर दी, ये जो अंश है इसमें 20% बढ़ा दिया हमने। देखो कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%, अपने आप में 100% है, अगर वृद्धि करे तो उसमें 100 में जोड़ देंगे, कमी करे तो 100 में घटा देंगे। जैसे ये बोल रहा है 20% वृद्धि कर दी तो उसका मान हो गया 120%, अगर बोल दे 20% कम कर दिया तो उसका मान हो जाएगा 80%। अभी देखिए आप, ये x अपने आप में 100% है, इसमें 20 की वृद्धि कर दी भाई, तो इसका मान कितना हो गया 120%, 20% की वृद्धि हो गई इसमें। इसी प्रकार जो हर है, हर जो नीचे होता है 25% बढ़ाने पर प्राप्त कितना बढ़ा है भाई, 25% बढ़ा दिया, अपने आप में 100% है, 25 बढ़ा दिया तो इसका मान कितना हो गया 125%। ये 25 लिखा भाई मैंने यहाँ पर, 125% हो गया। ठीक है, अब वृद्धि करने के बाद जो इसका नया मान प्राप्त हो रहा है वो कितना आ रहा है 3/5, 3/5 प्राप्त हो रही है नई भिन्न। तो मूल भिन्न क्या है ये पता करना है हमें। तो देखो दोस्तों x बटे y का मान निकालना है, तो करते हैं, बराबर में क्या है 3/5। अब इनको हम पक्षांतर करेंगे, लेकिन उससे पहले तो काट लेते हैं, कट जाए तो ये उधर जाके काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये परसेंट हटा दो, इनका परसेंट हटा के नीचे लगता है 100, इसका हट के ऊपर लगेगा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो अब डायरेक्ट क्या करते हैं हम, इस परसेंट को परसेंट से काट दिया, हटा दिया इनको परसेंट से परसेंट। ठीक है, बच्चे के 120,
हमें मान निकालना x बटावा y का मान निकालना है। तो हम पक्षांतर कर रहे हैं भाई, 3/5 तो वही के वही है, x बटे y भी बाएं ही है। हमने पक्षांतर किया x बटे 120 बटे 125 को, 25 इधर आ गया इंटू हो गया 125, 120 नीचे आ गया। यहां भी काट सकते हैं लेकिन उधर जाके काट देंगे। अब क्या डायरेक्ट जो काट पीट की उत्तर है वो उतनी रहे, डायरेक्ट x बटे y का मान आ जाएगा। काट दो, देखो 5 से काट दिया मैंने इसको 25 बार, ठीक है। 3 से काट दिया मैंने इसको 40 बार, ठीक है। और कट रहा है, 5 से फिर काट दिया 5 बार, इसको 5 से काट दिया 8 बार। तो अपने जो x बटे y है इसकी बराबर आया है 5/8। तो अपनी मूल भिन्न क्या आ गई, 5/8। अपनी मूल भिन्न 5/8 आ गया, डी उत्तर आ गया अपना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सही 32/49 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल ज्ञात करना हमें। अब संख्या देखो मिश्र भिन्न के रूप में है, तो इसको जमा लेते हैं एक बार। जमाओ, देखो अपने पास है एक सही 32/49। इसको कैसे जमाते हैं हम, 49 को इंटू किया 1 से, तो 49, 49 और 32 कितने हो गए 81, 81/49। ये इसका सरल रूप, मतलब सिंपल भिन्न आ गई। ठीक है, अब इसका क्या निकालना हमें, वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालना, ये वर्गमूल लगा दिया, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना था हमें, वर्गमूल निकाल दो। अब 81 का वर्गमूल क्या जाएगा 9, और 49 का वर्गमूल 7। अपना उत्तर आ गया 9/7। अगर ये ऑप्शन में तो ठीक है, तो ऑप्शन में ये नहीं है तो और काट दो, काट देते हैं। देखो काट दिया मैंने इसको, इसका भी थोड़ा कलर चेंज कर लिया। देखो काटा भाई मैंने, ये काटा है, इससे 7 एकम 7, कलर वही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7, एक बार कट गया, शेष कितने बचे 2/7। तो 7 में 9 का भाग गए एक बार, शेष 2 बच गए /7। तो ये उत्तर आ जाएगा अपना 1 सही 2/7। ये ऑप्शन सी आ गया अपना आंसर। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे अपना है देखो प्रश्न नंबर 8। ये अपना टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, उससे संबंधित प्रश्न है। इसमें देखो कोष्टक में कोष्टक आ रहे हैं, तो इसमें नियम क्या होता है कि जो बड़ा कोष्टक है ये सबसे लास्ट में हल होगा, ठीक है। इसके बीच में आता है मंझला कोष्टक, इसको बोलते हैं बीच वाला कोष्टक, मंझला कोष्टक। उसमें आता है छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले दोस्तों छोटे कोष्टक इसको हल करेंगे, हल होते ही हट जाएगा जो आंसर आएगा। फिर उसको अंदर जो मंझला कोष्टक उसको हल करेंगे, हल करते ये भी हट जाएगा। फिर बचेगा ये, इसको हल करके ये भी हट जाएगा। तो हमें हल करना अंदर से हल करना है। इस प्रश्न को पूरा ढंग से अंदर से शुरुआत करनी है। देखो 7 में से घटाए 4 तो 3 बचेंगे इस प्रकार। तो इस प्रश्न को कि मैं यही डायरेक्ट ही कर रहा हूं, इसी में करना सीखो आप, टाइम बचेगा अपना। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमने ये किया है। देखो जैसे ये 7 छोटा कोष्टक ये वाला, इसको हल कर रहा हूं मैं। 7 में से घटाए 4 कितने बच गए भाई 3 बचे। अब कोष्टक के बाहर 3 है तो इसका मान 3 आया, बाहर भी 3, तो 3 से 3 इंटू हो गई है। 3 को 3 से इंटू कर देंगे हम, क्योंकि कोष्टक के बाहर 3 था, जो मान है उसको 3 से इंटू किया तो क्या गया 3 3 का 9 आ गया। तो 15 - 9, 15 में से 9 को घटो, कितने बच गए अपने पास, 15 में से 9 गए तो बच गया अपने पास 6, ठीक है। 15 में 9 गए तो 6 बच गए। अब घटाओ फिर माइनस है बार, 17 में से घटाओ 6 तो कितने बच गए भाई, 17 में से 9 गए, 6 गए तो 11 बच गए। अब 121 भाजक 11 ये लिख लिया मैंने, ये लिख दिया 121 भाजक 11। अब 121 में 11 भाग लगाना है तो 11 बढ़ जाएगा, क्योंकि 121 जो 11 का स्क्वायर ही तो है, 11 भाग लगाया 11 बार, तो अपना आंसर आ गया 11। ठीक है, 11 देखो माइनस वाला भी है लेकिन अपने प्लस ही आएगा, क्योंकि इस दोनों संख्या प्लस की है। 11 आ गया अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, हम अलग लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में टाइम बचाना हमें, तो एक लाइन लिख लो आप। एग्जाम तो आपको ऑनलाइन होगा तो पेपर में कर नहीं पाओगे, रफ पेपर जो होगा उसमें एक बार लिख के इसके अंदर ही हल करना कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अपना अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखो रूट लगा हुआ है, वर्गमूल लगा हुआ है, इनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमें। तो देखिए आप ध्यान कर, 9 ये 98, 12 और 72 तीनों संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, इनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। 81 होता तो 9 कर देते हम, लेकिन ये 98 है, 98 का वर्गमूल निकलेगा नहीं पूरा। तो इनमें देखो टुकड़े करते हैं, उत्तर भी देखो रूट में आ रहे हैं लगभग, ऑप्शन देख लो आप, रूट में है तो रूट में मतलब टुकड़े कर लेते हैं अंदर। टुकड़े करने कैसे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। टुकड़ा देखो ध्यान कर, जैसे अपने पास एक संख्या लिखी मैंने, रूट 12 लिया मैंने, ठीक, रूट 12 लिया।
ठीक है, इसमें थोड़ा ब्लैक कलर से कर लेते हैं तो थोड़ा सही दिख जाएगा, ये लाइट कलर था। रूट 12 है अपने पास। अब 12 का टुकड़े कर रहे हैं हम। टुकड़े देखो दो प्रकार से हो सकते हैं। इसका टुकड़ा कर सकते हैं हम 6 × 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3, और भी कर सकते हैं 12 × 1। टुकड़े बहुत सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें टुकड़ा इस प्रकार का करना है ताकि इसका वर्गमूल निकल जाए। जैसे मैंने 6 × 2 किया, अब न तो 6 का वर्गमूल निकलेगा और न 2 का वर्गमूल निकलेगा, तो ये टुकड़ा करने से कोई मतलब निकलेगा नहीं अपना। अगर ये लेवे हम तो इसमें देखना आप 4 का वर्गमूल क्या जाएगा 2, तो 4 का निकल गया बाहर। 3 का नहीं निकला तो उसको अंदर रख लेंगे। थोड़ा बहुत काम तो हुआ ना कम से कम। और देखो उत्तर वैसे भी रूट में आ रहे हैं तो उसके टुकड़े कर लेंगे हम। तो इसी प्रकार ये जो अपना है इसमें टुकड़े करते हैं। आप बताना मुझे, आप बताओ, कमेंट करके बता देना, या ऐसे बता दो, कोई बात नहीं, बोल जाओ, मैं सुन जाऊंगा तो आपकी आवाज आ जाएगी मेरे पास। ये 98 जो है इसके टुकड़े क्या होंगे बताओ, ताकि वर्गमूल निकल सके। क्या आंसर आएगा, मतलब क्या टुकड़े होंगे इसके? तो इसका हो जाएगा देखो 98 जो है इसको लिख सकते हैं हम 49 × 2। 49 को 2 से इंटू करेंगे 98, और 49 का वर्गमूल निकल जाएगा। 49 का वर्गमूल निकल जाएगा बटे हुए 7 × 3 बटे हुए 12। 12 टुकड़े भी किए थे हमने, तो इसके हो जाएंगे 4 × 3। 4 का निकल जाएगा वर्गमूल, ठीक है। इंटू आगे 72 है, इसके टुकड़े करो भाई। इसका देखो 9 × 72, 9 × 8 भी होता है, 9 का निकल जाएगा। लेकिन और बड़ा करे तो हो जाएगा 36 × 2, 36 दूनी 72। तो ये ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 9 × 8 करेंगे ना हम तो 9 का वर्गमूल 3, लेकिन 8 के टुकड़े और होंगे 4 × 2। तो ये लंबा करने के बजाय डायरेक्ट ये करो 36 × 2। इसके कर दिए मैंने 36 × 2 बटावा 6। अब हल करो। सॉरी, देखिए आप करो भाई। 49 का वर्गमूल क्या जाएगा 7, 2 का निकलेगा नहीं तो √2 बटे हुए 7, ठीक है। इंटू 3 बटे हुए 4 का वर्गमूल 2, 3 का निकलेगा नहीं तो अंदर रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 36 का वर्गमूल 6, ठीक है। 2 का निकलेगा नहीं तो रूट में रह गया, जो नहीं निकले उसको अंदर रखो, जो निकले उसको बाहर निकाल दो, बटावा 6। अब जो कटे उनको काट दो एक बार, जो कट रहा है उनको काट लेते हैं। देखो 7 से ये 7 कट गया, ठीक है। इधर इधर ही रूट में ये भी नहीं कटेगा, काटने का तरीका आगे करेंगे, कोई बात नहीं। और 6 से 6 काट दिया, यहां तक समझ में आ रहा है। अब हल करो, जो बच गई उन संख्याओं को लिखो। ऊपर क्या बचा √2, 3 और √2। √2 को √2 से वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 4 आएगा, और वर्गमूल 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। मतलब √2 को √2 से इंटू करेंगे 2 आ जाएगा, इंटू 3, ठीक है, बटावा नीचे क्या है 2 √3, 2 √3, ठीक है। अब 2 से 2 काट दिया, अपने बचा 3 बटावा √3। ये लास्ट संख्या बची है। अगर ये ऑप्शन में है तो यही कर दो, है क्या ऑप्शन में? नहीं, ऑप्शन में ही है। तो क्या करेंगे हम, बटे में जब भी रूट आ जाए ना बटाव में, तो इसका हम करते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि बटे में जो संख्या है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम। जो बटे में संख्या √3, तो √3 से ही ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। अगर √2 होता तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते। इसको क्या बोलते हैं, परिमेयकरण। ये कब करते हैं, जब बटे में रूट आ जाए इसको हटाने के लिए, ठीक है। अब करो 3 × √3 हो गया ऊपर तो, और नीचे √3 को √3 से इंटू किया तो आ जाएगा 3, क्योंकि √3 × √3 √9 होगा, और 9 का वर्गमूल 3। 3 से 3 काट दिया, अपना आंसर आ गया √3। ये √3 अपना आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक दोस्तों। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आगे चलते हैं हम। अपना अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 2000 विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी है 2000। इनमें से यदि 20% जो है ना, 20% मुसलमान है, ठीक है, 15% ईसाई है तथा शेष हिंदू है, तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? इनकी संख्या निकालनी है। देखो भाई, जो कुल होता है ना, कुल वो होता है हमेशा 100%। भाई पूरे 100% विद्यार्थी है। इन 100% में से 20% मुसलमान, 15% ईसाई, तो कुल कितने हो गए 35%। 35% तो है मुसलमान और ईसाई। अब जो शेष बच गए वो हिंदू है, तो शेष घटा दिया, तो अपने शेष आगे देखो 65, 65। ये 65% जो है वो क्या है, हिंदू, ठीक है। अब कुल विद्यार्थी 2000 है, 2000 का 65% हिंदू है, तो निकाल 2000 का 65% बस।
2000 का 65%, तो 65 इसका परसेंट हटाएंगे, नीचे लग जाएगा 100 और काट दिया। 20 से 20 काट दिया हमने, 65 का डबल हो गया 130 और 10 1300। तो 1300 विद्यार्थी हिंदू है। हिंदू विद्यार्थी कितने आ गए हमारे पास? 1300। डी आंसर आ गया। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दशमलव का। दशमलव टॉपिक जो है इसका क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल पर्सन है, जोड़ना केवल जोड़ना, ये इसमें समझने लायक कुछ चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं एक बार। ये 8, ये 0.8, 0.88 ये संख्या दे रखी है, इनका योग करना है। योग करते वक्त ध्यान रखना हमें दशमलव संख्याओं में कि दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। जैसे 8 लिखा मैंने, ये लिख दिया मैंने 8, इसके आगे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं ताकि ये भी दशमलव संख्या बन जाए। अगला है 0.8, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, इधर आ जाएगा 0, ठीक है। तो वापस करता हूं एक बार मैं, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के लेफ्ट में 0 है और राइट में एक बार 8 है, ठीक है। फिर लिया अगली संख्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, लेफ्ट में 0 और राइट के अंदर 8 8, ठीक है। आगे पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया 0, 8 3 बार है, 8 8 और 8। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, दशमलव को एक सीध में रहना चाहिए, बस कोई गलती नहीं होगी कभी। ये 8 8 8 और 8 बस हो गई। इनको क्या करना है, प्लस, तो जोड़ दो, ठीक है। अब आप चाहो तो इनका पॉइंट सारे बराबर कर लो, सबके आगे ऐसे 0 0 ऐसे कर सकते हैं, 0 लगा लिया, ये लगा लिया, ऐसे कर सकते हैं ताकि ये कंफ्यूजन नहीं हो, और नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने कर दिया। अब देखो भाई, अगर नहीं करेंगे तो भी 8 आएगा, कर दिया तो भी 8 आना, तो 0 0 अब लगा के थोड़ा इनका बराबर कर सकते ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये 8 का 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है। 8 8 16 के 6 हासिल के 1 लग गया, 8 8 3 बार 8 3 24 और 1 25 हासिल के 2। अब की बार 8 1 2 3 4 बार 8 है, तो 8 को 4 बार जोड़ा 32 और हासिल के 2 लगे हुए थे। 32 और 2 कितने हो गए हमारे पास? 36। 32 और 2 सॉरी 34 के 4 हासिल के 3। अब 8 3 11, तो अपना आंसर आएगा 11.45। देखो कहाँ आ रहा है, 11.45 अपना ये आ गया, ऑप्शन ए, ठीक दोस्तों। ये अपना आंसर आ गया। ये दशमलव का प्रश्न है, इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है केवल। आगे चलते हैं। अगला है सिंपल समीकरण, एक छोटी सी है ना। यदि 3x + 10 = 52 है तो x का मान क्या होगा? सिर्फ पक्षांतर करना है केवल। देखो 3x + 10 = 52, x का मान निकालना है, तो करो पक्षांतर। पक्षांतर करते वक्त जो संख्या प्लस की माइनस हो जाएगी, माइनस की प्लस होती है, गुणा की भाग में जाएगी, भाग की गुणा में जाएगी। तो देखो पहले वैसे 10 को, तो देखो भाई दोस्तों 3x = 52, 10 है जो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 52 में से घटाए 10 42, ठीक है। तो x बराबर, अब 3 जाएगा बटे में काट देंगे, जब बराबर हो तो ऊपर को ऊपर भी काट सकते हैं हम, तो 3 से काट दिया 42 को 14 बार, तो अपना x का मान क्या आ गया 14। सिंपल सी समीकरण है, ये तो हल करनी है केवल, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों का जोड़ 30 है, ठीक है। दोनों अंक 2:3 के अनुपात में है, तो अंकों का मान बताइए। सिंपल टॉपिक है, जो टॉपिक है अनुपात का सिंपल सा सवाल है। कैसे करेंगे? अनुपात जब भी दे दे तो x मान लो आप। देखो हमें दे रखा है, इसमें 2 संख्या है भाई, 2 अंक, तो मान लिया पहला अंक और दूसरा अंक, इनका अनुपात दे रखा हमें 2:3, 2:3 दे रखा, ठीक है। अनुपात जब भी आए तो x मान लो, मान लिया पहला अंक 2x है और दूसरा 3x है, x मान लगा दिया हमने इसके आगे। अब दोनों अंकों का भाई योग दे रखा है 30, जोड़ 30 है, तो जोड़ लो, पहला अंक प्लस दूसरा अंक बराबर 30। अगर ऐसा बोल देवे कि दोनों अंकों का गुणा 30 है, तो यहां गुणा कर लेंगे। अगर बोल दे दोनों अंकों का अंतर, तो अंतर कर लेंगे, अंतर में बड़ी संख्या आगे आ जाएगी, 3x - 2x बराबर 30। अंतर किया हो तो माइनस, जोड़ किया हो तो प्लस, और अभी गुणा किया हो तो गुणा। अभी क्या कह रहा है? जोड़, तो ये प्लस कर दिया, ठीक है। मतलब 30 क्या चीज है? दोनों का योग, तो योग किया, दोनों गुणा, तो ये गुणा कर लेंगे, और x का मान निकालना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब 3x 2x कितने हो गए अपने पास? अपने पास हो गए देखो भाई 5x बराबर 30, 5 से काट दे, 5 से 30 को काट दिया हमने 6 बार, तो x का मान क्या आ गया अपने पास 6। ये x का मान आया है, ये 6 ऑप्शन में देखे तो टिक मत लगा देना। x का मान 6 आ गया, अब 6 का मान रखो यहां पर, यह रख दिया 6, तो 6 दूनी 12, पहला अंक 12 आ गया, 6 रखा है यहाँ पर, 6 × 18, दूसरा आ गया 18, 12 और 18, ये ऑप्शन सी अपना आंसर है, ठीक है। ये टॉपिक है अनुपात समानुपात।
इसके क्वेश्चन आगे और आएंगे थोड़े, ये तो छोटा सा था। आगे चलते हैं, दोनों क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ गए, कोई भी दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। चलो देखो ना, 3.683 इंटू 10 की घात 4, तो ये क्या गुणा करना है केवल 3.683 इंटू 10 की घात 4। अब 10 की घात 4 का मतलब हो गया कि 10 को 4 बार लिख के इंटू करना है, मतलब 4 बार 10 हो जाएंगे, तो ये 4 बार 0 लगा लिया हमने। 10 को 4 बार लिखने का मतलब है कि 4 बार लिख के गुणा करेंगे 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करना है, तो इसका है पॉइंट, तो यहाँ 1 2 3 अंक है, तो 3 0 लग जाएंगे बस। अब काट दो, 3 0 से ये 3 0 काट दिया। अब 3683 को इंटू किया 10 से, तो 1 0 लग जाएगा, 3683 और 0, तो अपना आंसर आएगा 36,830, ये आ जाएगा डी आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल, इसमें 10 की घात 4, इसको 4 बार लिख दिया केवल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री 105 डिग्री, तीसरा कोण ज्ञात करना है हमें। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अपने पास 3 कोण दिए हुए हैं, एक बार एक त्रिभुज बना लेते हैं एक बार, ताकि थोड़ी सी अच्छी समझ आ जाएगी। ये इसमें देखो एक कोण अधिक कोण है, तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस प्रकार हम, ये त्रिभुज बनाया हमने, ठीक है दोस्तों। ये त्रिभुज है, इसमें एक जो बड़ा कोण है ये अपने पास है 105 डिग्री का, ठीक है। 105 लिखा मैंने यहाँ पर, ये तो सही नहीं लिख पाया, 105 डिग्री, ठीक है। और ये वाला कोण अपने पास 30 डिग्री, और ये कोण याद करना, तीनों को योग 180 है, तो 180 में से क्या करना हमें, इनको जोड़ के घटा दो, 105 प्लस 30 हो गए 135, 180 में से 135 घटाए तो अपने पास आ गया 45 डिग्री। तो ये तीसरा जो कोण है ये आ गया अपने पास 45 डिग्री, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस प्रकार के, और जो आज पढ़े हमने इस प्रकार आगे क्वेश्चन और करेंगे हम। आज के लिए मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन काफ़ी है, टाइम भी ज़्यादा हो गया इसके अंदर, वीडियो वरना लंबा हो जाएगा। हम जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमें लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं इसका कुछ फायदा मिल रहा है। हम प्रोत्साहित होंगे तो और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर भी करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक दोस्तों। जय मां सरस्वती जी की।